नमस्कार, पहला प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, सामान्य हिंदी रिवीजन क्लास 16 है और आज इसमें हम देखेंगे जो हमारा उपवाक्य होता है क्या होता है, और साथ ही पदबंध देखेंगे। पदबंध बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और इसको आप बहुत आसानी से आज के टॉपिक में समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए लास्ट टॉपिक हमने वाक्य पढ़ा था। वाक्य क्या होता है, जो हमारी लास्ट क्लास आई थी 15, उसमें देखा हमने वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह होता है जिससे एक विशेष या अपेक्षित अर्थ प्रकट होता है। ठीक है, और वाक्य के अनिवार्य तत्व हमने देखे। उसके बाद हमने रचना के आधार पर वाक्य भेद देखे जो कि 3 होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ऐसे ही अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद देखे हमने। ठीक है, और वाक्य के 2 महत्वपूर्ण अंग थे, एक था उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। ठीक है, ये भी हमने कर लिया था लास्ट रिवीजन क्लास में। आज इससे आगे बढ़ेंगे और आज के टॉपिक में हम देखेंगे उपवाक्य। उपवाक्य क्या होता है पहले इसको समझिए। उपवाक्य के बाद हम देखेंगे पदबंध। ओके, चलिए बाकी देखिए, आपका जो हमारे YouTube चैनल पे दोस्तों लोक शब्दावली चल रही है, उस टॉपिक को आप जरूर देखिएगा। लोक शब्दावली, ठीक है, जिसमें मैं उत्तराखंड की लोक शब्दावली के अर्थ आपको बताता हूँ, जिसमें हम कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, जौनपुरी, थारू, जाड़, मारछा, रंग, भोटिया सभी जनजातियों के सभी अन्य बोलियों के शब्दों को डिस्कस करते हैं। उससे आपको हेल्प मिलेगी। प्रमुख शब्द हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि दैनिक जीवन में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं, उन टॉपिक को मिस मत कीजिएगा, लगातार मैं आपको दे रहा हूँ। साथ ही मैंने कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियां की 12 भाग आपको पहले से उसी प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। उत्तराखंड जी के रिविजन क्लास महाकुंभ के 23 या 24 क्लास आ चुकी हैं जिसमें हम लोक संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं, तो इनको आप देखिए। साथ ही जो टेस्ट सीरीज आती है हमारी, उसको भी फॉलो कीजिए यूट्यूब पर। बाकी पेड टेस्ट सीरीज जिसको लेनी है 100+ फुल लेंथ, जो प्रैक्टिस सेट महाकुंभ चल रहा है बाइलिंगुअल एप्लीकेशन स्टोर पे, उसको लीजिए। उसको लेने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 50% का हैप्पी न्यू ईयर ऑफर अभी भी चल रहा है, फायदा उठा लो भाई। ठीक है, और वो पेपर ऐसे बनाए मैंने, जब आप अटेम्प्ट करेंगे आपको खुद पता चल जाएगा। 40 के बाद के जो पेपर हैं वो आपको यूके ट्रिपल एससी के लेटेस्ट पैटर्न पे मिलेंगे, जिसमें मल्टीपल लाइनर एमसीक्यूज होंगे, मैच द फॉलोइंग होगा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन वाले मैं आपको सब भी वहां पर पेपर में इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक का। आज है भैया उपवाक्य क्या होता है। देखिए उपवाक्य समझिए, हमने देखा वाक्य, वाक्य मतलब सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे एक अपेक्षित अर्थ प्रकट होता है। और उपवाक्य क्या होता है, देखिए मान लीजिए कोई एक वाक्य है, एक वाक्य है मान लीजिए। ठीक है, जब एक वाक्य में एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं तो वाक्य किस में बढ़ जाता है, उपवाक्यों में। ठीक है, वाक्य किस में बढ़ जाएगा, उपवाक्यों में। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं आपको, कोई एक वाक्य को हम देखिए, मैं बोलूं मैंने नहाया, या बोल सकता हूं कि मैं नहाकर, खाना खाकर, मैं नहाकर खाना खाकर सोने चले गया। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे, देखिए मैं मेन कौन है इसमें, देखिए आपका उद्देश्य कौन है, मैं हूं। मैं जो है मैंने नहाया, फिर खाना खाया, फिर सोने चले गया मैं। ठीक है, अभी हम देखिए वाक्य उपवाक्य पढ़ रहे हैं। क्रिया में भी आपने पढ़ा होगा, क्रिया भी होती है ऐसी। ठीक है, क्रिया के भेद में भी हम पढ़ते हैं, अभी आगे देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक ही वाक्य के साथ अन्य उपवाक्य जुड़े हुए हैं। ठीक है, उपवाक्य को देखिए दोस्तों, जो हमारा उपवाक्य होता है ना, उपवाक्य जो होता है वाक्य के अंदर ही होता है, वाक्य का ही पार्ट होता है, समझ लीजिए। कोई भी एक वाक्य जिसमें एक से अधिक संपन्न होने वाली क्रियाएं समाहित होंगी तो वाक्य उपवाक्य में बढ़ जाता है, और उसमें जितनी भी समापिका क्रियाएं होंगी उतने ही उपवाक्य होंगे। ठीक है, और इन उपवाक्य में देखना पड़ता है जो वाक्य का केंद्र होता है उसी को मुख्य वाक्य या प्रधान वाक्य कहा जाता है, प्रधान वाक्य। ठीक है, प्रधान। अब देखिए इसमें मैंने नहाकर, मैं नहाकर बोला ना, तो पहला ये है, मेरे से वाक्य बन रहा है पूरा, क्योंकि मैं ही नहा रहा हूं, फिर मैं खाना खा रहा हूं, फिर मैं सोने जा रहा हूं, यानी कि प्रधान वाक्य ये हो गया पहला वाला। बाकी ये दो जो हो गए आश्रित उपवाक्य हो गए इसमें, समझ पाए ना। तो ये होता है उपवाक्य। वाक्य से थोड़ा छोटा होता है उपवाक्य, लेकिन कोई ना कोई क्रिया उसके अंदर समाहित होगी। ठीक है, बाकी देखिए उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, देख लीजिए इनको। सबसे पहले होता है संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य मतलब जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के, ठीक है, जो हमारा संज्ञा उपवाक्य उनको कहा जाता है जहां पर आपका जो आश्रित उपवाक्य होगा, आश्रित उपवाक्य,
आश्रित उपवाक्य जो होगा वो क्या होगा, वो आपका क्रिया के कर्ता, कर्म और क्रिया पूरक के रूप में प्रयोग हो रहा होगा। देखिए उदाहरण दूंगा तब समझ में आएगा आपको, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि वह बेईमान है, ठीक है। मैं जानता हूं कि वह बेईमान है, ठीक है। अब देखिए यहां पे मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, ये तो हो गया आपका देखिए प्रधान वाक्य हो गया। मैं जानता हूं कि वह बेईमान है, ठीक है, वह बेईमान है। जो आश्रित उपवाक्य है देखिए वो कर्ता, कर्म या क्रिया, मैंने क्या बोला, कर्ता, कर्म अथवा क्रिया के पूरक के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, ठीक है। तो मैं जो है भाई अपने बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये जो कि वह बेईमान है, कि वह बेईमान है, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आश्रित उपवाक्य हो जाएगा, जो संज्ञा उपवाक्य का एग्जाम्पल है। दूसरा देखिए संज्ञा उपवाक्य को पहचानने की ट्रिक हमेशा ये है कि यहाँ पर संज्ञा उपवाक्य हमेशा की से शुरू होगा। जैसे मैंने अभी क्या बोला, मैं जानता हूं कि वह बेईमान है, या मैं बोल दूं उसका विचार है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उसका विचार है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, ठीक है। ऐसे मैं बोलूं कविता ने कहा कि उसके पिताजी दिल्ली गए हैं, कविता ने कहा कि उसके पिताजी दिल्ली गए हैं। तो यहाँ पे देखिए संज्ञा शब्दों का प्रयोग हो रहा है और जो आश्रित उपवाक्य है वो पूरे प्रधान वाक्य को पूरा करने में सहायता कर रहा है, पूरक वाक्य के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया ना। तो ये हमारे संज्ञा उपवाक्य होते हैं। इसको पहचानने की ट्रिक ये है, संज्ञा उपवाक्य का प्रारंभ की शब्द से होता है, छोटी की से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए विशेषण उपवाक्य। देखिए जब भी कोई आश्रित उपवाक्य, ठीक है, प्रधान पे जो हमारा उपवाक्य लगा होगा ना प्रधान वाक्य पे, उसी को आश्रित उपवाक्य कहते हैं, आश्रित। देखिए जब भी कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा पद की विशेषता बताएगा, यानी कि जो आश्रित उपवाक्य होगा वो प्रधान पद में जो संज्ञा यूज हो रही होगी, जो भी प्रधान पद में संज्ञा यूज हो रही होगी उसकी विशेषता बताएगा, ठीक है, उसकी विशेषता। और संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उनको क्या कहा जाता है, विशेषण ही तो कहा जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूं कि आपका मैंने एक मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत लंबा था, जो बहुत लंबा था। मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत लंबा था, ठीक है। किसने देखा, मैंने। क्या बोल रहा है यहाँ पे डेफिनेशन, जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा पद की विशेषता बताए, व्यक्ति जो है क्या है, संज्ञा है, इसकी विशेषता क्या बता रहा है, लंबा शब्द। तो आश्रित जो उपवाक्य देखिए मैंने एक व्यक्ति को देखा, ये तो प्रधान वाक्य हो गया, इसमें आगे जुड़ा है जो बहुत लंबा था, ये आश्रित उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य में लंबा शब्द प्रयोग हो रहा है जो कि आपके पहले वाक्य की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण उपवाक्य हो गया। समझ पाए ना। विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ जो से होगा हमेशा, जो, जैसे ऊपर आपने देखा ना संज्ञा उपवाक्य का प्रारंभ किससे होता है, की से, ऐसे ही विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ जो से होगा, ठीक है। और देख लो जैसे मैं बोलूं आपको कि वो किताबें कहाँ हैं जो आप लाए थे, वो किताबें कहाँ हैं जो आप लाए थे, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो है होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। क्रिया विशेषण उपवाक्य ऐसे होते हैं भैया जिसमें आपका जो आश्रित उपवाक्य होगा, आश्रित उपवाक्य, ठीक है, आश्रित उपवाक्य हमेशा प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताएगा, और क्रिया की जो विशेषता बताता है उसी को तो क्रिया विशेषण कहते हैं ना, ठीक है। तो आश्रित उपवाक्य हमेशा क्रिया की विशेषता को बताएगा, ठीक है, क्रिया की विशेषता। एग्जाम्पल से समझेंगे तो जैसे मैं बोलूं, ठीक है, जब वर्षा हो रही थी, जब वर्षा हो रही थी तब मैं होटल में था, तब मैं होटल में था, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, जब वर्षा हो रही थी, ठीक है, क्या हो रही है, वर्षा क्या हो रही है, क्रिया हो रही है ना। देखिए ध्यान से समझिए, कोई भी चीज का होना या करना जो होता है वो क्रिया कहलाती है, ठीक है, काम का घटित होना। वर्षा होने का काम हो रहा है यानी कि क्रिया हो गई। अब देखिए क्रिया की विशेषता जो आश्रित उपवाक्य बताता है वो कहलाता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जब वर्षा हो रही थी तब मैं होटल में था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर आप देखिए क्रिया विशेषण जो हमारे शब्द शुरू होंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जब, यहाँ पे तब, ठीक है, यहाँ पे जब लगा, देखिए जब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ऐसे देखिए दूसरा एग्जांपल देता हूं, यद्यपि, यद्यपि वह अमीर है,
यद्यपि वह अमीर है तथापि ईमानदार है। ठीक है, केवल गरीब ही नहीं होता, कभी कभी हमारा अमीर भी ईमानदार होता है। ठीक है, यद्यपि वह अमीर है तथापि ईमानदार है। वैसे मैक्सिमम अमीर जो होते हैं बेईमान होते हैं, ऐसा बोला जाता है। या बोल सकते हैं यद्यपि वह गरीब है तथापि ईमानदार है। ठीक है, तो यद्यपि शब्द यानी कि क्रिया विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ हमेशा कुछ शब्दों से होता है, जैसे कि क्योंकि, जितना, ठीक है, जितना, जिधर, ठीक है, जब, और इसके अलावा जैसा, यद्यपि, जो हमने पढ़ा भी। तो इनसे शुरुआत होगी क्रिया विशेषण उपवाक्यों की। भाई ध्यान से समझना, उपवाक्य कुछ नहीं है। उपवाक्य वाक्य से जुड़ा हुआ ही एक छोटी इकाई है। साधारण भाषा में समझा रहा हूं आपको, वाक्य की ही एक छोटी इकाई है जिसमें कोई ना कोई क्रिया संपन्न हो रही होती है। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब वर्षा हो रही थी तब मैं होटल में था। ठीक है, होटल में ही था। यद्यपि वह अमीर है या गरीब है या तथापि ईमानदार है। या ऐसे मैं बोलूं, एक और एग्जांपल दे देता हूं इसका, जिससे और क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए, ठीक है, जैसे गौतम बुद्ध की हम बात करते हैं ना, तो गौतम बुद्ध जहां जहां गए, जहां जहां, ठीक है, जहां जहां वे गए, जहां जहां वे गए, कौमा, उनका स्वागत किया गया। ठीक है, जहां जहां वो गए उनका स्वागत किया गया। ठीक है, तो यहां पर देखिए जहां जहां वे गए, यानी कि यहाँ पे जहां जहां शब्द है, देखिए क्रिया विशेषण के शब्द भी प्रयोग हो रहे हैं। इससे आप लगा लोगे कि क्रिया विशेषण उपवाक्य का प्रयोग हुआ है। ठीक है, उपवाक्य हालांकि कम पूछता है कभी एग्जाम में, मैक्सिमम टाइम वो पदबंध पूछता है। पदबंध से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आप शुरू करेंगे। पदबंध क्या होता है? देखिए, पदबंध, देखिए वाक्य जो उपवाक्य होता है उससे छोटी इकाई को पदबंध कहा जाता है। ठीक है, पदबंध, पदबंध को वाक्यांश भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से नोट कर लेंगे। पदबंध जो होता है उसको वाक्यांश भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पदबंध को आपने कैसे समझना है। पदबंध को अगर मैं इंग्लिश में कहूं तो फ्रेज भी कहते हैं। पदबंध को ही इंग्लिश में फ्रेज कहते हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। कई पदों के योग से बने वाक्यांश जो एक ही पद का काम करे पदबंध कहलाता है, और उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध होती है। पदबंध समझने से पहले पद समझ लीजिए, पद क्या होता है। लास्ट टॉपिक में भी मैंने आपको बताया था। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई शब्द है, जैसे मान लीजिए मैं आपका एक शब्द प्रयोग करता हूं, परीक्षा। ठीक है, परीक्षा जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, यूके ट्रिपल एस सी एंड यूके पीएससी की। परीक्षा क्या है? परीक्षा एक शब्द है ना, परीक्षा एक शब्द है। ध्यान से समझिएगा इसको, परीक्षा एक शब्द है। अब मैं यहीं पे देखिए ध्यान से समझिएगा, परीक्षा 19 जनवरी को होगी। परीक्षा कब होगी? 19 जनवरी को होगी। अब देखिए, जब परीक्षा को मैं इंडिपेंडेंट लिखूंगा या इंडिविजुअल लिखूंगा तो ये एक शब्द है। अब जब यही शब्द किसी वाक्य में प्रयोग हो जाता है, जैसे कि परीक्षा 19 जनवरी को होगी, और इस परीक्षा शब्द से पूरा ही वाक्य देखिए कनेक्टेड है। ठीक है, तो जब शब्द हमारा वाक्य के अंदर प्रयुक्त होता है, इंडिविजुअल शब्द जब वाक्य के अंदर प्रयुक्त होता है तो वो शब्द से पद बन जाता है। शब्द से क्या बन जाता है? पद। यानी कि शब्द और पद लगभग एक ही है, एक ही है ये। और उसी पद से जुड़ा जो पूरा वाक्य होता है, यानी कि वो पद है और उस पद से रिलेटेड पूरा जो सेंटेंस उससे कनेक्टेड है, उसी को कहा जाता है बंध, यानी कि बंधना। ठीक है, ये होता है पदबंध, यानी कि जिस पद से पूरा वाक्य बंधा हुआ है। पदबंध मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला होता है संज्ञा पदबंध। संज्ञा, जैसे नाम से पता चला, संज्ञा पदबंध क्या होंगे? तो संज्ञा पदबंध यानी कि जो संज्ञा शब्दों के साथ जुड़े हैं, या कह सकते हैं कि भाई हम पदबंध का अंतिम अथवा जो पहला शब्द संज्ञा होगा तो वहां पे क्या होगा? संज्ञा पदबंध होगा। ठीक है, वाक्य कह सकते हैं यहां पे, वाक्य का पहला, ठीक है, वाक्य का पहला जो पद होगा, वाक्य का पहला पद या अंतिम पद, वाक्य का पहला या अंतिम पद अगर संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको बोलूं, देखिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूं आपको, अयोध्या, अयोध्या के राजा दशरथ, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, 4 पुत्र थे। अब मैंने क्या बोला आपको परिभाषा में? पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उस पर आश्रित हो
तो देखिए कहाँ की बात हो रही है, अयोध्या की, क्योंकि अयोध्या से ही कहानी शुरू हो रही है, अयोध्या। और साथ ही राजा दशरथ, दशरथ यहाँ पे नाम आ रहा है। पूरा वाक्य जो है इन्हीं की वजह से सार्थक हो रहा है ना, अयोध्या और दशरथ की वजह से। अयोध्या के राजा थे कोई दशरथ, और दशरथ के 4 पुत्र थे। अगर देखिए ये दो नहीं होंगे वाक्य में तो क्या पता चलेगा किसके 4 पुत्रों की बात हो रही है। तो अयोध्या शब्द अपने आप में क्या है, एक जगह का नाम है, ठीक है, किसी प्लेस का नाम, वस्तु का नाम आदि, तो नाम ही तो संज्ञा होता है। और दशरथ भी जो है व्यक्ति का नाम है, तो ये भी हमारी क्या है, संज्ञा है। तो ये वाक्य जो है संज्ञा शब्द से बधा हुआ है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध। ठीक है, ऐसे मैं बोलूं राम ने लंका के राजा रावण को मारा था। ठीक है, राम ने लंका के राजा रावण को मारा था। तो राम शब्द शुरू होता है, राम क्या है, व्यक्ति का नाम है, नाम मतलब संज्ञा। ठीक है, लंका क्या है, एक जगह है, जगह का नाम संज्ञा। तो ये हमारा संज्ञा पदबंध हो जाता है, ऐसे आपको समझना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आसानी से आप समझ पाएंगे। चलिए अगला जो है विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध क्या होता है भैया, इसमें देखिए आपका क्या होगा, पदबंध का शीर्ष, शीर्ष का मतलब पहला, पदबंध का शीर्ष या अंतिम, अंतिम जो शब्द होगा, अंतिम शब्द यदि विशेषण हो, यदि क्या हो, विशेषण हो, और पूरा ही वाक्य उससे बधा हुआ हो। ठीक है, विशेषण हो और पूरा ही वाक्य या वाक्य के अन्य पद उस पर आश्रित हो, तो वहां पर क्या होगा, विशेषण पदबंध होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे मैं बोलूं, ठीक है, उसका, उसका कुत्ता अत्यंत, उसका कुत्ता अत्यंत सुंदर और आज्ञाकारी है। ठीक है, देखिए मैंने बोला उसका कुत्ता अत्यंत सुंदर और आज्ञाकारी है, तो यहां पर हमने क्या बोला, देखिए पदबंध में क्या देखना है हमने, शीर्ष अथवा अंतिम शब्द यदि विशेषण हो और अन्य सभी पद उस पर आश्रित हो। अंतिम शब्द देखो आज्ञाकारी है, ठीक है, आज्ञाकारी यानी कि विशेषता बता रहा है, सुंदर भी इसमें देखिए विशेषता बता रहा है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखना है दोस्तों, केवल कुत्ते की अगर हम बात करेंगे, कुत्ता तो संज्ञा है। ठीक है, अब देखिए कंफ्यूजन रहता है ना, कुत्ता तो संज्ञा है इसमें, अगर ध्यान से देखिए हम, कुत्ता संज्ञा है, लेकिन आपको ये दिखाना है, देखना है कि इसमें पूरे वाक्य किससे जुड़ा है, पूरा वाक्य जो है किस पे आश्रित है, सुंदरता और आज्ञाकारी पे। कुत्ता जो है सुंदर और आज्ञाकारी है, तो आज्ञाकारी और सुंदर शब्द जो है विशेषता बताता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका विशेषण पदबंध हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूं आपको, तो क्या पता अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मैं बोलूं कि धीरे चलने वाली, ठीक है, धीरे चलने वाली यूटीसी की बसें, यूटीसी की बसें, ठीक है, देर से पहुंचती हैं, देर से पहुंचती है। ठीक है, पहुंचती है, यानी कि मैं क्या बोला, धीरे से चलने वाली जो बसें होती है, पहाड़ से आते हैं मैदान को, धीरे चलती हैं, ठीक है, वो देर से पहुंचती है। हालांकि वो धीरे चलती नहीं, आजकल देखिए दुर्घटनाएं काफी हो रही है उत्तराखंड में। ठीक है, तो धीरे शब्द से वाक्य शुरू हो रहा है। मैंने क्या बोला, प्रथम पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष यदि क्या हो, विशेषण शब्द हो, तो धीरे शब्द क्या है, विशेषण है। धीरे धीरे होता तो वो क्रिया विशेषण होता है, धीरे शब्द विशेषण है, तेज शब्द विशेषण है। मैं बोलूं तेज चलने वाली ट्रेन समय से पहुंच जाती है, ठीक है, तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको समझना है दोस्तों, जहां पर भी विशेषण शब्द होंगे वाक्य में, और वाक्य उसी विशेषण शब्द पर आश्रित होगा। देखिए पूरा वाक्य इसी शब्द पे आश्रित है, नहीं, ध्यान से समझिए, क्योंकि चलने वाली यूटीसी की बसें देर से पहुंचती है, अगर मैं बोलूं तो कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा वाक्य का, भाई धीरे या तेज है, जब इन दोनों में से एक ऐड करूंगा मैं तभी तो पूरे वाक्य को हम सार्थक बना पाएंगे, है ना। तो ये होता है विशेषण पदबंध। अगला होता है क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध में देखिए, क्रिया पदबंध में हमेशा मुख्य क्रिया पहले आएगी, क्रिया पदबंध वाले वाक्यों में मुख्य क्रिया हमेशा पहले आएगी। ठीक है, मुख्य क्रिया पहले आएगी और उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर पूरा वाक्य बनाएंगे। मुख्य क्रिया पहले आएगी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, मुख्य क्रिया, आप जैसे एग्जांपल से समझेंगे ना, जैसे मैं बोलूं, ठीक है, जैसे मैं बोलूं वह स्कूल की ओर, वह स्कूल की ओर आया होगा। ठीक है, वह स्कूल की ओर आया होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर देखिए आपका मुख्य क्रिया आपकी पहले आती है, वह स्कूल की ओर आया होगा। ठीक है, कहां की ओर आया होगा, स्कूल की ओर आया होगा। और आया होगा, देखिए इसमें क्या हो रही है, क्रिया हो रही है, आने की क्रिया हो रही है ना, यानी कि क्रिया पदबंध में आपने देखना है मुख्य क्रिया पहले हो रही है। कौन कर रहा है आने की क्रिया, वह कर रहा है, कहां की तरफ, स्कूल की तरफ। ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूं आपको। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए इसका,
ठीक है, जैसे मैं बोलूं महेश महेश नदी में डूब गया। ठीक है, तो महेश क्या हुआ, नदी में डूब गया। अब डूब गया जो है, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक पूरी इकाई बनाते हैं। ठीक है, डूबना, देखिए मुख्य क्रिया क्या हो रही है यहाँ पे, डूबने की। कहां पे, महेश नदी में डूब रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डूब गया जो है इसमें मुख्य क्रिया है, तो क्रिया से पूरा ही वाक्य इसी पे आश्रित है। देखिए अन्य चीजें हो ही नहीं रही हैं। देखिए मैं अगर आपको अलग भाषा में भी ना समझाऊं, इतना बोलूं, जिस क्रिया से, विशेषण से, संज्ञा से या अन्य चीजों से पूरा ही वाक्य का जो भार है उस पर आधारित है या आश्रित है, वही पदबंध होगा। यहाँ पे डूब गया हो रही है, डूबने की क्रिया हो रही है, डूबने की क्रिया पे ही पूरा वाक्य आश्रित है, तो क्रिया पदबंध हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। और भी बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे कि मैं बोलूं आपको, वह मुझे जंगल से ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, वह मुझे जंगल से ही दिखाई दे रहा है, यानी कि दिखने की क्रिया हो रही है, कहां से दिखाई दे रहा है, जंगल से ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, और दिखाई देना यानी कि क्रिया हो रही है, कहने का मतलब क्रिया पे आधारित या आश्रित पदबंध है। अगला जो पदबंध होता है वो होता है आपका क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्रिया विशेषण पदबंध को थोड़ा समझिए दोस्तों। मूलतः जो क्रिया विशेषण का रूप होता है ना, उसके कारण क्रिया विशेषण पदबंध हमेशा क्रिया से पहले आएगा। वाक्य में जो भी क्रिया हो रही है उस क्रिया से पहले आएगा, ये क्रिया से पहले आएगा, और इसमें क्रिया विशेषण शब्द प्रयोग होंगे। क्रिया विशेषण के शब्द आपको पता ही है, जो होते हैं अविकारी शब्द होते हैं, अव्ययी भी जिनको कहा जाता है। अविकारी शब्द जहां पे सेंटेंस में आपको दिखेंगे, आपको अनुमान लगा लेना कि भैया ये हमारा क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध इसमें है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि पहला एग्जांपल देख लो इसका, जैसे बोलूं मैं, उसने उसने सांप को पीट पीट कर, ठीक है, पीट पीट कर मार डाला। ठीक है, अब देखिए उसने सांप को पीट कर मार डाला, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। पीट पीट कर जो है आपका क्या है, क्रिया विशेषण है। जैसे मैं और बोलूं, ठीक है, उसने उसने धीरे धीरे चलना सीखा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, आपका क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। ठीक है, उसने धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण शब्द है। मैंने क्या बोला आपको, क्रिया विशेषण शब्द हमेशा किससे पहले आएगा, क्रिया से पहले आएगा। इसमें चलना जो है क्रिया है, देखिए। ठीक है, उसने धीरे धीरे चलना सीखा। ठीक है, और ऐसे हम बोले, अन्य एग्जाम्पल की बात करें। ठीक है, और जैसे मैं बोलूं आपका, और भी एग्जाम्पल ले लो इसका, जैसे मैं बोलूं, मैंने मैंने मेहमान की आधी रात तक प्रतीक्षा की। ठीक है, प्रतीक्षा करना क्या हो गया, यहाँ पे क्रिया हो रही है ना, प्रतीक्षा कर रहा है आदमी, वेट तो कर ही रहा है। आधी जो हो गया, इसमें क्या हो गया, आधी जो हो गया हमारा क्या हो गया, आधी रात तक, ये हमारा क्रिया विशेषण में आ गया। ठीक है, आधी जो शब्द है, यानी कि आपको क्रिया विशेषण पदबंध में ध्यान रखना है, इसमें आपको क्रिया विशेषण का शब्द कहीं ना कहीं पे दिख जाएगा और उस पे पूरा वाक्य का भार आश्रित है, तो समझ लेना क्रिया विशेषण पदबंध ही होगा। कई बार आपको ऐसे सेंटेंस भी मिलेंगे जिसमें आपका संज्ञा शब्द भी यूज होगा, क्रिया शब्द भी यूज होगा, विशेषण शब्द भी यूज होगा और क्रिया विशेषण शब्द भी यूज होगा। और वहां पे अगर आपसे पूछता है कि इसमें कौन सा पदबंध है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा पूरे वाक्य का भार जिस वर्ड पे होगा, जिस शब्द पे होगा, उस शब्द के आधार पे आप निश्चय करेंगे कि वाक्य में कौन सा पदबंध है। ठीक है, समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखिए अब आप मुझे बताइए इस सेंटेंस में कौन सा पदबंध होगा। शिव के भयंकर तांडव से धरती धीरे धीरे डोलने लगी। जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बोला, अगर एक ही सेंटेंस में आपका संज्ञा, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण को मैं ऐड कर देता हूं, तो आप कैसे यहाँ पे पता लगाएंगे कि कौन सा पदबंध इस वाक्य में है। बताइए अब इसमें कौन सा पदबंध है। इसमें दो कंडीशन होंगी, या तो ये अंडरलाइन करके देगा, अंडरलाइन करके पूछेगा कि अंडरलाइन की जगह पे आपका किस पदबंध का उपयोग हुआ है, और अंडरलाइन करके अगर वो नहीं पूछता है तो फिर आपको यहाँ पे क्या ध्यान लगाना है, जो मैं आपको बता चुका हूं। इसमें फिर आपको चेक करना पड़ेगा भैया कि किसका वेटेज ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर शिव जो शब्द है, शिव क्या है, संज्ञा शब्द है, नाम है ना भगवान शिव जी। ठीक है, भयंकर क्या है, विशेषता बता रहा है, विशेषण हो गया। ठीक है, धरती धीरे धीरे क्या हो गया, इसमें धरती धीरे धीरे जो हो गया, धीरे धीरे जो हो गया आपका क्रिया विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है,
और जो हमारा डोलने लगी यानी कि हिलने लगी, हिलने की क्रिया हो रही है, ये क्रिया हो गई। अब बताओ भैया कौन सा इसमें आपका पदबंध होगा? तो इसमें पदबंध वो होगा जिसपे पूरा वाक्य टिका हुआ है। किसके तांडव से? शिव के तांडव से। अगर शिव ही नहीं होंगे तो क्या ये वाक्य शुरू होगा? क्या ये वाक्य सार्थक हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए वही मैं बोल रहा हूं, जिस पे पूरा वाक्य टिका होगा उस शब्द को देखो। इस वाक्य में हो जाएगा आपका संज्ञा पदबंध। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें? संज्ञा पदबंध, क्योंकि संज्ञा से ही पूरा वाक्य जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें भले विशेषण भी प्रयोग हो रहा है, क्रिया विशेषण प्रयोग हो रहा है, क्रिया यूज हो रही है, इससे मतलब नहीं है। वाक्य का अधिभार कहाँ पे है? ये देखो, संज्ञा पे है। अगर इसमें से मैं शिव का विलोपन करता हूं वाक्य से, के भयंकर तांडव से धरती धीरे धीरे डोलने लगी। के भयंकर किसके? पता ही नहीं चल रहा है। फिर फिर तो ये वाक्य खिचड़ी बन गया, सार्थक ही नहीं रहेगा। और वाक्य जब सार्थक नहीं होगा तो क्या पदबंध ढूंढोगे उसमें, क्या उपवाक्य ढूंढोगे? है ना? तो ये चीजें हैं, समझ पाए होंगे ना? ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना एग्जाम में। ओके, चलिए। तो दोस्तों ये था सामान्य हिंदी रिवीजन क्लास। ठीक है, आई थिंक अच्छे से आपको मैं समझा पाया हूँ। क्लास 16 यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगली जो क्लास आएगी आपकी उसमें विराम चिन्ह देखेंगे और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम। ठीक है, उसके अलावा उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, हंस पद, लाघव चिन्ह, लोप चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्टक, ये सभी का उपयोग देखेंगे। और देखेंगे विराम चिन्ह। देखिए विराम चिन्ह अगर हिंदी की बात करें तो विराम चिन्ह क्यों प्रयोग होते हैं? विराम का मतलब होता है विश्राम या ठहराव। वाक्य को लिखते या बोलते समय बीच बीच में कहीं पे रुकना पड़ता है, जिससे भाषा बहुत ज्यादा अर्थवान हो जाती है, भावपूर्ण हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, या बोल सकते हैं कि भाव और जो विचार होता है उनको स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का हिंदी में उपयोग किया जाता है, इंग्लिश में उपयोग किया जाता है, उनको विराम चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे दोस्तों, केवल देखिए अंग्रेजी और हिंदी में समान विराम चिन्ह प्रयोग होते हैं। हिंदी इंग्लिश में बिल्कुल समान होते हैं, केवल और केवल किसको छोड़ के? फुल स्टॉप। केवल इंग्लिश में फुल स्टॉप यूज होता है, वो हिंदी में नहीं होता। ठीक है, हिंदी में फुल स्टॉप की जगह ये पूर्ण विराम यूज होता है, डंडी जैसी पूर्ण विराम, लकीर। ठीक है, पूर्ण विराम पाई बोलते हैं जिसको, या आपका 4 ग्राम भी बोलते हैं। बाकी सभी जो हमारे विराम चिन्ह है वो हिंदी इंग्लिश में सेम है। ठीक है, चलिए फिर अगले टॉपिक में इसको देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।